वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग वी आर गोइंग टू सी कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ में क्या है कि जब चार्जेस जो है स्टैटिक होते हैं, मतलब रेस्ट पे होते हैं, तो उनके बीच में लगने वाली जो इंट्रैक्शन होती है जिसको हम फोर्स बोलते हैं, उस फोर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, अगर दोनों चार्जेस, लो हमने यहाँ पे चार्जेस ले लिए हैं Q1 Q2 और इनके बीच की सेपरेशन जो है वो है R, तो इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स होगी, एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि लगने वाली जो फोर्स है इनके चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। Q1 Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी और फोर्स जो है इनके बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर साथ लिखें तो दिस विल बी F is proportional to Q1 Q2 अपॉन R1, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर जब इक्वल टू साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगी जिसको हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसको कपा कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो दिस विल बिकम F इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका K कांस्टेंट है जो कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ गई फोर्स की वैल्यू, मतलब फोर्स की मैग्नीट्यूड हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी हमें ये पता है पहले से कि दो चार्जेस अगर लाइक नेचर के होंगे, मतलब सेम नेचर के होंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो दे विल रिपेल ईच अदर विथ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, ठीक है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विथ सर्टेन फोर्स। वो फोर्स यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। ठीक है, तो फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव बिटवीन, जैसे मान लो Q1 को हमने बोल दिया पॉजिटिव और Q2 को बोल दिया नेगेटिव, तो इनके बीच में फोर्स जो होगी क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। और रिपल्सिव जो होगी फोर्स, ये होगी लाइक चार्जेस के बीच में। अगर Q1 एंड Q2 बोथ आर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस केस में रिपल्सन होगा इनके बीच में, और जो फोर्स होगी वो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। नाउ लेट अस एनालाइज दिस फोर्स, कि जो ये फोर्स है वो है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहले हम कांस्टेंट की बात करते हैं। किसी भी फोर्स को एनालाइज करना होता है तो उसके कांस्टेंट को हम एनालाइज करते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है जिसको हम कप्पा कांस्टेंट बोल रहे हैं, ये इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, बाकी यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये आपकी F है तो ये न्यूटन है, और न्यूटन, और ये डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, और अपॉन कूलम स्क्वायर, तो दिस विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट K की, और K को आगे हम अगर एक्सपेंड करें तो दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी भी यूनिट हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो ये आपकी जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और जब यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन सब की वैल्यू को जब सॉल्व करते हैं तो जो K की वैल्यू है वो कितनी आती है, वो आती है 9 इंटू 10⁻9 आती है। दूसरी बात कि K की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रही है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे हम इन दोनों चार्जेस के बीच के मीडियम को अगर हम चेंज करें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एप्सिलॉन नॉट में उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिसको हम ER से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कि मीडियम में इनके बीच में लगने वाली फोर्स जो है डिफरेंट होगी, और अगर इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, लाइक वैक्यूम में अगर प्लेस्ड है, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स जो है डिफरेंट होगी। तो यहाँ से क्लियरली हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स की जो कांस्टेंट है विच इज K, कप्पा कांस्टेंट, इट इज अ मीडियम सेंसिटिव कांस्टेंट। मीडियम चेंज करते ही ये K की वैल्यू चेंज होगी, और K की वैल्यू जो चेंज होगी दैट विल चेंज द फोर्स। तो कहीं ना कहीं फोर्स भी चेंज हो जाएगी।
तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि K इज अ मीडियम सेंसिटिव कांस्टेंट, ठीक है। और मीडियम चेंज करते ही K की वैल्यू कैसे चेंज होगी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आई हुई है K की, ये आपकी 1/4πε0 जो है K की वैल्यू वैक्यूम में है, ठीक है। और अगर हमें मीडियम कुछ इंसर्ट करना है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे मीडियम के लिए आपको पता है कि K वैक्यूम आपका जो है वो है 1/4πε0, ठीक है। और अगर यही मीडियम की बात करेंगे, K मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K है उसकी वैल्यू जो हो जाएगी, तो उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी ε0 इंटू ER। और ER को हम क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं उस मीडियम की, जिस मीडियम में हम इसको प्लेस करने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये वैल्यू गिवन होती है इन केस डिफरेंट मीडियम देते हैं तो। कुछ स्टैंडर्ड मीडियम अगर देंगे लाइक वाटर है तो उसकी पता है कि वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है लाइक ER फॉर वाटर इज 81, तो ये आपका वाटर के लिए ER है, ठीक है। बाकी इन केस कोई भी और मीडियम गिवन होगी तो ER की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो यहाँ से तो हमने क्या किया, मीडियम K मीडियम निकाल लिया। अब K मीडियम निकाला और K वैक्यूम निकाला तो क्लियरली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो K मीडियम है वो K वैक्यूम अपॉन एक्स्ट्रा जो है वो ER है, ER से डिवाइड कर दिया तो ये K मीडियम और K वैक्यूम में रिलेशन आ जाएगी। अगर इन केस हमें पता है कि हम जिस मीडियम में डिप कर रहे हैं सिस्टम को, पूरे सिस्टम को, उस मीडियम की अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें मालूम है तो हम क्या करेंगे, K वैक्यूम में जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, उसको हम क्या करेंगे, ER से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ K इन दैट मीडियम। तो क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि मीडियम चेंज करते ही K की वैल्यू चेंज होगी एंड दैट विल चेंज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है। भाई फोर्स तो बहुत तरीके से चेंज हो सकती है। फोर्स अगर आप सेपरेशन चेंज करोगे तब भी चेंज होगी, अगर चार्जेस के वैल्यूज चेंज करेंगे तब भी चेंज होगी, अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जो है चेंज होगी दैट विल चेंज द फोर्स। लेकिन अगर चार्जेस सेम है, सेम सेपरेशन है और उनको डिफरेंट मीडियम में अगर प्लेस करते हैं तब भी फोर्स चेंज होगी, क्योंकि फोर्स जो कांस्टेंट है यहाँ पे मीडियम सेंसिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, हमने जो K की बात करी है कि K की वैल्यू है 9 × 10⁹ एंड दिस इज द SI सिस्टम, ठीक है। SI यूनिट का हमने इस्तेमाल किया है तो ये होती है K की वैल्यू। लेकिन अगर आप CGS सिस्टम में K की वैल्यू अगर रिक्वायर्ड है किसी क्वेश्चन में तो उस केस में K की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ध्यान रखना है हमें कि जो K कप्पा कांस्टेंट है उसकी जो CGS वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमें CGS में रिक्वायरमेंट है K की वैल्यू की तो हम इसको ऐसे डील कर सकते हैं डायरेक्टली, जो है K की वैल्यू अगर पता हो CGS यूनिट में, ठीक है। अब दूसरी बात, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें लाइक हमें पता है कि ये वाली चार्ज इस वाली चार्ज को इधर रिपेल करेगी, ठीक है, ये इधर रिपेल करेगी इतने फोर्स से, जो फोर्स हमने निकाला हुआ है K Q1 Q2/r²। अब इतने ही फोर्स से ये वाली चार्ज जो है इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगी, तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर बन रही है, ठीक है, इक्वल और अपोजिट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कूलम्स लॉ को, जो ये कूलम्स लॉ है उसको हम न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी जो है डिराइव कर सकते हैं, द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उससे भी जो है रिजेंबल कर रही है। और यहाँ पे हमें पता है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होती है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं Gm1m2/r², वो वहां भी कहीं ना कहीं मास के बीच में लगने वाली फोर्स उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि, और यहाँ भी जो है सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कहीं ना कहीं दोनों चीज में जो है जो डिस्टेंस आ रही है उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस दे आर द लॉन्ग रेंज फोर्स। तो लॉन्ग रेंज फोर्स के कैटेगरी में भी आती है कूलम्स लॉ, कूलम फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया, और दोनों की फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो उन दोनों के जो है बिल्कुल जो है बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होती है, तो इसको हम बोल भी सकते हैं कि ये सेंट्रल फोर्स भी है, तो सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ से इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, और फिर जो है बाकी चीजें लाइक मीडियम सेंसिटिव फोर्स है, ठीक है, और कब अट्रैक्टिव होती है कब रिपल्सिव होती है इस चीज का हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और चार्जेस जो है अगर साइन के साथ रखते हैं चार्जेस को, तो अगर एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्टिव हो जाएगी, और अगर दोनों अगर सेम नेचर के चार्ज होंगे तो क्या हो जाएगी, रिपल्सिव हो जाएगी। तो ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कूलम्स लॉ, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पे जो है
नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट और इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे है, 2 कॉपर बॉल्स ईच वेइंग 10 ग्राम आर केप्ट इन एयर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। जिस क्वेश्चन के कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहा था तो उसी वजह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों कॉपर बॉल की मासेस गिवन है 10 ग्राम और उनके बीच की जो सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर है, क्लियर। If one of the electron from every 10 to the power 6 atom is transferred to one ball to other, मतलब हर इतने एटम पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, 10 ग्राम कॉपर बॉल में या 10 ग्राम कॉपर सब्सटेंस में मास में कितनी नंबर ऑफ एटम्स होगी पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। फिर जाकर हर इतने एटम्स पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि यहाँ पे कॉपर की एटॉमिक वेट गिवन है, तो बेसिकली दिस विल बी यूज्ड लाइक हमें पता है कि 63.5 ग्राम कॉपर में Na एटम्स ऑफ कॉपर होंगे और Na एटम्स यहाँ पे 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, रफली हम इसको 6 इंटू 10 टू पावर 23 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें कितने में चाहिए, 10 ग्राम में चाहिए। यूनिटरी मेथड में लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 और साथ में 63.5 से डिवाइड कर दिया ग्राम, और हमें किस में चाहिए, 10 ग्राम में चाहिए। तो यहाँ से जो है आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे वो हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, तो वो हो जाएंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 9.48 इंटू 10 टू पावर 22 एटम्स। अब समझेंगे क्वेश्चन को। अभी तो ये इतने नंबर ऑफ कॉपर एटम्स आई है 10 ग्राम ऑफ कॉपर में। अब हमें करना क्या है कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ग्राम 10 टू पावर 6 एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना चाहिए, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो नंबर ऑफ एटम्स आई है लाइक 9.48 इंटू 10 टू पावर 22 को मुझे 10 टू पावर 6 से डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि हर इतने एटम पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है। तो दिस विल कम आउट टू बी 9.48 इंटू 10 टू पावर 16। इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई, और हमें पता है कि अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम जानते हैं तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम चार्ज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। और चार्ज कैसे निकालेंगे, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो यहाँ से चार्ज आ जाएगी और चार्ज हो जाएगी Q की वैल्यू, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू ये वैल्यू कितना, तो हो जाएगा 9.48 इंटू 10 टू पावर 16। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, हम चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक बार चार्ज आ गई तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व जब करेंगे तो ये वैल्यू जो है कहीं ना कहीं आ जाएगी 0.015 कूलम। ये आपकी इतनी वैल्यू आ जाएगी, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि 0.015 कूलम आ जाएगी। अब इतनी चार्ज जो है दोनों बॉल पे डेवलप हुई है, तो एक बार जब दोनों बॉल पे चार्ज आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है कूलम्ब्स लॉ लगाकर उनके बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। और क्योंकि हमें जो है उनके बीच की सेपरेशन भी गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब चार्जेस आ गए कितनी 0.015 कूलम इस पे भी, और इस पे भी 0.015 कूलम। और क्यों, एक पे चार्ज पॉजिटिव होगी तो दूसरे पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगी, और जहां से ट्रांसफर होगी वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। मतलब इनके बीच में लगने वाली फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स होने वाली है। तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ये नंबर कैलकुलेट कर लिया था, तो हमें क्या करना चाहिए, बस इनके बीच का फोर्स निकालना चाहिए। तो फोर्स हो जाएगी K, दैट इज 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 Q2, तो Q1 Q2 कितनी है 0.015 का ये होल स्क्वायर में कर दे रहा हूँ, और साथ में R स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और उसका स्क्वायर कर देना है। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन। मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। देखो, अगर कूलम फोर्स में कूलम फोर्स निकालना है, हमें कूलम्स लॉ लगाना है, और अगर हमें उन
बॉडीज के बीच में चार्जेस नहीं गिवन है तो पहले वी हैव टू फाइंड द चार्ज, और चार्ज फाइंड करने के बाद उनके बीच में हम क्या लगा सकते हैं, नॉर्मली कूलम्स लॉ लगाकर K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर लगाकर उनके बीच में लगने वाली फोर्स निकाल सकते हैं। और ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स है। यहाँ पे अगर ऑप्शन में ये भी मेंशन होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन होता है कि अगर मान लो ऐसे ऑप्शन होता है कि एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव, तो बेटर ऑप्शन ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, तो उनके बीच में इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप हुई होगी, तो दैट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। क्लियर? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है आपका 2 पॉइंट चार्जेस। देखते हैं ये दिस क्वेश्चन आल्सो बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। ठीक है, तो 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3 माइक्रो कूलम एंड दिस 8 माइक्रो कूलम रिपेल each other with a force of 40 Newton if a charge of this is added to each of them। मतलब सिंपली क्या है कि बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, आपके जो चार्जेस हैं वो है 8 माइक्रो कूलम, साइन के साथ लिखना चाहिए, ये हो गया आपका प्लस, और एक चार्ज जो है वो है प्लस 3 माइक्रो कूलम है। ठीक है, और सेपरेशन कितनी है, तो रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, तो हमें सेपरेशन नहीं गिवन है, तो अभी इनके बीच में लगने वाली फोर्स जो है, मान लेता हूँ सेपरेशन R है, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स 40 न्यूटन है, तो दिस 40 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगी K इंटू इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 3 कितनी हो जाएगी 24, और माइक्रो कूलम मतलब क्या हुआ, -6 -12 हो जाएगा, और R स्क्वायर हो गया। ये कहीं ना कहीं फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या बोल रहा है, इफ अ चार्ज ऑफ -5 माइक्रो कूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, ये ध्यान रखना है कि दोनों को इतने चार्ज जो है मिल रही है, तो फिर फोर्स बताना है कि क्या हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे इनको -5 माइक्रो कूलम देते हैं, -5, तो एक्चुअली इस पे चार्ज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 माइक्रो कूलम हो जाएगी। तो जो न्यू चार्ज अब हो जाएगी वो हो जाएगी 3 माइक्रो कूलम, और इस 3 माइक्रो कूलम को अगर -5 माइक्रो कूलम मिलेगी तो इस पे चार्ज हो जाएगी 2 माइक्रो कूलम, -2 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो अब इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स होगी वो हमें निकालना है, उसको हमने F बोल दिया, और सेपरेशन चेंज कर नहीं रहे। अब जो है प्रोडक्ट हो जाएगी 3 इंटू 2 6, और 6 इंटू माइक्रो कूलम अगेन सेम, और सेपरेशन चेंज कर नहीं रहे तो वो R स्क्वायर ही होगी। यहाँ से हम बस ऐसे क्वेश्चन के लिए, रेशियो वाले क्वेश्चन के लिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये तो आपका कॉमन टर्म है, ये भी कॉमन टर्म है, ये भी कॉमन टर्म है, और यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 6 है, 24 के लिए फोर्स कितनी है 40, तो 6 के लिए फोर्स कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हो। बस आपको अगर इस तरह डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो आप रेशियो भी निकाल सकते हो, 40/F इज इक्वल टू 24/6। तो इसके हिसाब से आंसर क्या आ जाएगी भाई, ये आपका जो है खुद कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हो 40/F इज इक्वल्स टू, ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 24 अपॉन क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल आउट, और F की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन आ जाएगी, जो क्लियरली दिख भी रही थी। और ये जो फोर्स है, अब जो है पहले चार्जेस जो थे वो लाइक चार्जेस थे, अब जो चार्जेस आई हैं वो क्या है, वो अपोजिट नेचर की चार्ज है। मतलब फोर्स की मैग्नीट्यूड तो इतनी होगी 10 न्यूटन, लेकिन इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स होगी वो अब अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स मतलब हमें इसके हिसाब से ऑप्शन जो है ये -10 न्यूटन चूज करना चाहिए, शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि शुरू वाले फोर्स जो कि रिपल्सिव फोर्स थी उसकी वैल्यू को +40 बोला हुआ है, तो ये अपने आप कितनी हो जाएगी -10 हो जाएगी। मैग्नीट्यूड में चेंज तो आ ही रही है, प्लस में साइन से ही बात समझ में आ रही होगी कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का क्या डिफरेंस है यहाँ पे। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो जो भी नीट लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें काफी जो है इस प्रिंसिपल का यूज होता है। एक्चुअली क्या है, ये कूलम्स लॉ का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। लाइक आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मैं इसको 2 स्टेटमेंट के फॉर्म में समझा रहा हूँ कि स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है कि 2 चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन होती है, लाइक यहाँ पे हमने Q बोल दिया, और इनके बीच की सेपरेशन R है, और इनके बीच में लगने वाली फोर्स जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार, वो हो जाएगी KQ² ठीक है, इनके बीच में लगने वाली फोर्स इतनी है, मैग्नीट्यूड इतनी है, रिपल्सिव फोर्स है, पता है क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। अब क्या हो गया कि मैं एक
थर्ड चार्ज लेकर आ रहा हूं यहाँ पे, जो कि स्मॉल क्यू वैल्यू की है। ठीक है, तो अब जो है क्या है कि इनके बीच में लगने वाली फोर्स जो पहले थी F, अभी भी इनके बीच में लगने वाली फोर्स, इनके बीच की मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले से प्रेजेंट चार्ज थे वो Q और Q थी, तो अभी भी इनके बीच में लगने वाली फोर्स जो है वो KQ² ही होगी। मतलब थर्ड चार्ज के प्रेजेंस से या और भी चार्जेस आ जाएं, कितने भी चार्जेस आ जाएं, इनके बीच में लगने वाली फोर्स विल बी अनचेंज्ड। मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स तीसरे चार्ज के प्रेजेंस में अनअफेक्टेड रहती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट नंबर 1 आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब लगने वाली फोर्स जो है वो दूसरे चार्ज से अनअफेक्टेड होती है। तो आप बहुत तरह के चार्जेस लेकर आ सकते हैं, लेकिन दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स तभी चेंज होगी जब उनके बीच की मीडियम चेंज होगी, तब जब उनके बीच की जो सेपरेशन है वो चेंज होगी, या फिर उन चार्जेस के प्रोडक्ट को ही चेंज कर दिया तब जाके फोर्स चेंज होगी, अनलेस जो है फोर्स चेंज नहीं होगी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है उसको समझेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि लाइक वी हैव, एक हमने सेट स्क्वायर ले लिया और इसमें चार्जेस इस तरह से बना दिया, कॉर्नर पे चार्जर रखे हुए हैं, क्यू क्यू इस तरह से चार्जर रख दिए। कूलम्स लॉ को देखने के बाद, एग्जांपल्स देखने के बाद, क्वेश्चंस देखने के बाद, नाउ वी आर हेडिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, मतलब यहाँ पे दो स्टेटमेंट हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है समझेंगे इस चीज को। मैं क्या कह रहा हूँ कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स, सपोज दो चार्जेस Q1 Q2 हैं और इनके बीच की सेपरेशन जो है दैट इज R, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमें पता है कि वो हो जाएगी KQ1 Q2 अपॉन R² हो जाएगी। क्लियर। अब अगर कोई तीसरी चार्ज यहाँ पे सपोज कहीं भी प्लेस की जाती है तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स, अभी भी इनके बीच में लगने वाली फोर्स जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी। स्टिल दैट विल बी इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R²। इट इज अनअफेक्टेड with the presence of incoming charge या extra charge which is placed in between these two charges। मतलब ये पूरी जगह पर हो सकती है कि कोई भी दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स तभी चेंज होगी जब उनके बीच की मीडियम चेंज होगी, जब उनके बीच की सेपरेशन चेंज होगी, या उनके चार्जेस के प्रोडक्ट चेंज होंगे, तभी जो है उनके बीच में लगने वाली फोर्स चेंज होगी। वरना किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस के में उनके बीच में लगने वाली फोर्स जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 1। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, लाइक अगर किसी चार्ज पे, मान लो ये चार्ज हमने ले लिया कैपिटल Q, अब यहाँ पे एक चार्ज ले लिया स्मॉल Q1, यहाँ पे एक चार्ज ले लिया स्मॉल Q2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये डिस्टेंस जो है वो है A और ये डिस्टेंस जो है वो है B। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस कैपिटल Q चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालना है। तो ये वाली चार्ज जो है Q1 जो है इस चार्ज को इधर रिपेल करेगी किस फोर्स से, तो ये फोर्स हो जाएगी KQ इन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट अपॉन उनके बीच की सेपरेशन जो कि B है, तो B का हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब ये वाली चार्ज Q2 भी जो है इसको रिपेल करेगी इस डायरेक्शन में, तो ऐसे रिपेल करेगी और रिपल्सन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, इनकी चार्ज है Q2, इसकी चार्ज है Q, तो इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी A का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियरली आप देख सकते हो कि दोनों फोर्सेस जो है इसके ऊपर लग रही है कैपिटल Q चार्ज पे। अब क्या करना है, ये दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितनी है, 90 है। तो अगर हमें रिजल्टेंट निकालना होगा, क्योंकि इस वाले चार्ज पे अगर हमें नेट फोर्स चाहिए तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना होगा। और हमें पता है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की जो रिजल्टेंट है, मान लो यहाँ पे फोर्स के रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वो जाती है F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा क्या है, तो इनके बीच में लगने वाली
एंगल है विच इज 90 है, ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं, तो यहाँ पे F1 F2 की वैल्यू रखी जाएगी और इनके बीच की एंगल 90 है, तो cos 90 रखते ही ये पोर्शन तो 0 हो जाएगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर और उसका रूट लेके सॉल्व करेंगे, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी कैपिटल Q चार्ज पे। क्लियर? अब हम क्या बोलने वाले हैं कि अगर कोई भी चार्ज हो और इस तरह से n नंबर ऑफ चार्जेस हो जिसकी वजह से हमें नेट फोर्स इस पे निकालनी है, तो हम सबका क्या करने वाले हैं, सबका हम वेक्टर समेशन करने वाले हैं, एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज कैपिटल Q। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। लाइक हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर के कॉर्नर्स पे जो है चार्ज रखे हुए हैं, लाइक कैपिटल Q चार्ज रखी हुई है। यहाँ भी कैपिटल Q चार्ज रखी हुई है। अब मुझे इस कैपिटल Q चार्ज पे नेट फोर्स निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें पता है कि जितने भी बाकी बचे चार्ज हैं सबके कारण पहले इसके फोर्स निकालते हैं और फिर क्या करने वाले हैं, इन सबका वेक्टर समेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अगर मान लो इनके बीच की सेपरेशन स्क्वायर की साइड A गिवन है, तो यहाँ पे ये वाली चार्ज इसको इधर रिपेल करेगी और इसने फोर्स से रिपेल करेगी KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर फोर्स से। सो दिस चार्ज अगेन विल रिपेल दिस चार्ज विथ फोर्स KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अभी मैं इस वाले चार्ज को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, पहले इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पर नेट फोर्स निकाल रहा हूँ। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच की जो एंगल है वो दैट इज 90 डिग्री। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्म में, इसी वाले फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, हम F1 F2 को आपस में इक्वल कर सकते हैं और जो है इसी से एक फॉर्मूला आ जाती है रिजल्टेंट फोर्स की 2F cos θ/2। ये फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड हैं वो आपस में इक्वल हो जाए, या दोनों वेक्टर्स जिनके रिजल्टेंट निकाल रहे हैं हम, अगर उनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है तो डायरेक्टली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। इसी को आगे प्रोपेगेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है फॉर्मूला 2F cos θ/2। कहीं ना कहीं एग्जाम में थोड़ा स्पीड अप करने में हमें काफी मदद करेगी, क्यों, लेकिन ये फॉर्मूला की कंडीशन भी ध्यान रखनी है कि दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे है फोर्स KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, यहाँ भी KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और उनके बीच में लगने वाली एंगल कितनी है, 90। तो अगर मैं इन दोनों फोर्सेस की रिजल्टेंट की बात करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि किसी भी चार्ज पे लगने वाली, अगर मान लो n नंबर ऑफ फोर्सेस है, यहाँ पे तो 3 फोर्सेस हैं, एक ये वाले चार्ज ने फोर्स लगाया है, एक इस वाले चार्ज ने फोर्स लगाया हुआ है और एक इस वाले चार्ज ने फोर्स लगाया हुआ है, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, हम तीनों फोर्सेस की वेक्टर समेशन लेने वाले हैं, एंड दैट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज कैपिटल Q। तो यहाँ पे अगर इनकी पहले बात करें रिजल्टेंट की, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी FR हो जाएगी, वो हो जाएगी 2F कितनी है, तो F है KQ, या वैल्यू लिख लेते हैं 2F, और ये आपका है एंगल 90, तो cos 90/2 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। तो कहीं ना कहीं √2 टाइम्स 1 ऑफ द फोर्स आ गई, रिजल्टेंट अभी आ गई है √2 टाइम्स 1 ऑफ द फोर्स, तो ये अभी आ गई है। और हमें पता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो जो है एंगल बाइसेक्टर पे होगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं, तो बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे आ गई। और वैल्यू कितनी आई है, तो √2 टाइम्स 1 ऑफ द फोर्स, और 1 ऑफ द फोर्स कितनी है, तो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं √2F लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये वाली चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, जो कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है बिल्कुल इसके अलोंग हो जाएगी, मतलब इसकी डायरेक्शन जो पहले से आई हुई है रिजल्टेंट इन दोनों की, और इससे लगने वाली फोर्स इस पे, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम, मतलब दो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हो
तो उनको हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई वेक्टर अलजेब्रा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आसानी से उसको वैसे जो है ऐड कर सकते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो लार्जर फोर्स से स्मॉलर फोर्स को माइनस कर लेंगे तो नेट फोर्स आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच भी रखेंगे साथ में, ताकि हमेशा वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के नेट फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ बिल्कुल डायरेक्टली दिख रही है उसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये वाली चार्ज इस पे फोर्स लगा रही होगी। अब देखो ये पता है ए है, ये है, तो ये डायगोनल कितनी हो जाती है, हो जाती है √2a। कितनी हो जाती है, √2a। अब हमें पता है इनके बीच की सेपरेशन है √2a, तो आसानी से इनके बीच में लगने वाली फोर्स निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगी, तो k² अपॉन √2 का √2a का होल स्क्वायर, तो हो जाएगी 2a²। इतनी फोर्स लगेगी और उसकी लाइन ऑफ एक्शन इसी के लॉन्ग है। मतलब इसमें हम क्या करने वाले हैं, √2 दिस प्लस दिस इज गोइंग टू बी द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज Q। अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है कि नेट फोर्स कितनी होगी, ठीक है, बट यहाँ से हम ये देखने वाले हैं कि इस वाले चार्ज पे हमें नेट फोर्स चाहिए था, तो हमने क्या किया, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट थे उसके अलावा उन सब का पहले हमने फोर्स निकाला और उन सब की क्या कर दी, वेक्टर का समेशन कर दिया। वेक्टर समेशन कर दिया क्योंकि पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने यहाँ पे वेक्टर समेशन से नेट फोर्स निकाल लिया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में दो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स तीसरे चार्ज के प्रेजेंस से अनअफेक्टेड रहती है। और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है कि अगर एक चार्ज पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो उन सभी फोर्सेस का हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर समेशन करने वाले हैं टू गेट द नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। और जो कि हम इस तरह से देख सकते हैं, हमने दो एग्जांपल लिए यहाँ पे कि कैसे नेट फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेक्टर की नॉलेज बहुत जरूरत है यहाँ पे, बिना वेक्टर के हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं बार बार कूलम्ब्स लॉ हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो, बार बार जो है हमें यहाँ पे वेक्टर वाले पार्ट पे बहुत कंट्रोल अच्छा चाहिए। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। मतलब एक चार्ज यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चार्जेस Q रखी हुई है, साइड A है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर मान लो किसी एक चार्ज पे हमें फोर्स निकालनी है, तो सपोज हमने कंसिडर कर लिया कि इस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, तो इस चार्ज पे ये वाली चार्ज लाइक चार्जेस है, तो ये वाली चार्ज इस पे क्या करेगी, रिपेल करेगी इस डायरेक्शन में। और कितने से, अब हम आसानी से लिख सकते हैं KQ²/A²। सिमिलरली दिस चार्ज इज ऑल्सो like charges, so this charge is also going to repel this with a force KQ²/A²। और फिर से देख सकते हैं दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। और फिर हमें पता है कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हो तो डायरेक्टली वी कैन यूज दैट रिजल्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, वो हो जाता है क्या, 2f cos θ/2। ये हो गया आपका फॉर्मूला। एंड हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, तो 2f, तो f कितनी है, f इज दिस वन, KQ², यहाँ पे मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, KQ²/A²। दिस इज 2f cos θ/2 एंड थीटा इज 60, तो दिस इज गोइंग टू बी cos 30, ना कि cos 60 की वैल्यू निकाल के उसको टोटल 2 से डिवाइड कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। ये θ/2 ऐसा है, ठीक है। तो cos 30 और cos 30 की वैल्यू हमें पता है, ये हो जाएगी 2KQ²/A² इनटू हो जाएगी cos 30, और cos 30 इज √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसको मैं आगे प्रीफिक्स में रख दे रहा हूँ, तो ये √3 टाइम्स जो है, √3 टाइम्स वन ऑफ द फोर्सेस आ गई। और वन ऑफ द फोर्सेस कितनी हो गई, KQ²/A² हो गई। तो दिस इज द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज Q। दिस इज व्हाट वी गॉट द नेट फोर्स। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे फिर से जो है इस वाले चार्ज की वजह से नेट फोर्स निकाला, इसकी वजह से फोर्स निकाला, और इन दोनों की क्या कर दिया, वेक्टर समेशन कर दिया। फिर से वही बात कि जो नेट फोर्स आएगी, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी कहीं ना कहीं वो एंगल बाइसेक्टर पे होगी। तो ये बिल्कुल जो है यहाँ पे होगी, और उसकी वैल्यू कितनी है, तो √3 टाइम्स वन ऑफ द फोर्सेस, और वन ऑफ द फोर्सेस ये है KQ²/A²। और अगर ये पूरी एंगल 60 है तो फ्री एंगल कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेट रिजल्टेंट या रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो इस तरह से हम उसको वेक्टर फॉर्म में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन में रिपोर्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस। तो हमें करना क्या होगा, कभी इस बात पे गौर नहीं करना है कि जिस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं वो वाली चार्ज दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रही है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को, तो इस पे नहीं सोचना है। जिस पे हमें नेट फोर्स निकालना है
वी हैव टू फाइंड द फोर्स बिकॉज रेस्ट ऑफ द चार्ज, मतलब जो भी रेस्ट ऑफ द चार्जेस है उनकी वजह से कितनी फोर्स लग रही है उस पर फोकस करना है और उसकी फोर्स को फिर क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चन जो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका सस्पेंडेड बॉल सिस्टम। तो यहाँ पे सस्पेंडेड बॉल सिस्टम के हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम डायग्राम देख सकते हो आप कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से दो बॉल अटैच्ड है। पहले मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं। स्ट्रिंग से दो बॉल अटैच्ड है और इन दोनों बॉल की चार्ज Q और मास M है, ये भी चार्ज Q और मास M है, आइडेंटिकल बॉल्स हैं। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x, और स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो L है, ठीक है। और स्ट्रिंग के बीच की जो एंगल है दैट इज 2 थीटा है, ठीक है। और अगर स्ट्रिंग पूछा जाए कि वर्टिकल से कितनी एंगल बना रही है तो उस केस में हम बोलेंगे थीटा, ठीक है। तो पहले डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें यहाँ पे देखना है सस्पेंडेड बॉल सिस्टम में बॉल जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखनी है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए हमें पता है कि किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो नेट फोर्स इस पे लग रहा है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाली चार्ज Q है, इसकी चार्ज, और इसकी भी चार्ज Q है। तो ये वाली चार्ज इस वाली चार्ज को इधर रिपेल कर रही होगी। तो कितने फोर्स रिपेल कर रही होगी, तो दोनों पे चार्ज है Q तो KQ स्क्वायर हो जाएगी, और दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, वो x है, तो x का स्क्वायर हो गया। तो ये फोर्स जो है इस वाले चार्ज पे लग रही है। अच्छा, जो फोर्सेस इस वाले चार्ज पे लग रही है, इस वाले बॉल पे लग रही है, सिमिलरली इस वाले बॉल पे भी वही होगी। तो मैं वन ऑफ द बॉल को कंसिडर किया हूँ, ठीक है। ये सब एग्जैक्ट चीज जो है यहाँ पे डिस्कस की जा सकती है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या किया और देखते हैं कौन सी फोर्स लग रही है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, जो रिपल्सिव फोर्स है यहाँ पे, तो ये इधर लग गई, ठीक है। अब दूसरी, ये स्ट्रिंग में भी एक टेंशन प्रोड्यूस हो रही होगी, जो कि टेंशन क्या होती है, हमेशा बॉडी से अवे होती है और अलोंग द स्ट्रिंग होती है। बाद में इसकी बात करेंगे भी। तो ये हो गई T हो गई। अब ये थीटा, तो कहीं ना कहीं इसकी एक कंपोनेंट इधर हो जाएगी, ये थीटा तो ये भी थीटा, और अगर ये T ये टेंशन है तो फिर ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी T cos थीटा हो जाएगी, और इसकी इस टेंशन की एक इधर कंपोनेंट आ जाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो हो जाएगी T sin थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो हमने टेंशन को भी क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया है यहाँ पे। और कौन सी फोर्स लग रही है इस वाले बॉल पे, तो इस वाले बॉल पे एक फोर्स लग रही होगी ग्रेविटी वाली फोर्स, क्योंकि इसकी मास है, और बिना मास के चार्ज कहाँ से एसोसिएट कर सकती है, तो मास तो होगी ही। तो ग्रेविटी जो है वर्टिकली डाउन डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा और भी कोई फोर्स लग रही है। अब हमें अगर इस बॉल को इक्विलिब्रियम में करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पे लगने वाले फोर्सेस को, नेट फोर्स को 0 कर देना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स क्या है, एक तो फोर्स इधर है, अपोजिट है, तो क्या कर देना चाहिए, आपस में बस इक्वेट कर देना चाहिए। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एक तो कंडीशन यहाँ से ये बन रही है कि KQ स्क्वायर बाई x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू टेंशन की ये वाली कंपोनेंट, जो कि हो जाएगी T sin थीटा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, T cos थीटा विल बी इक्वल टू mg। तो mg इक्वल्स टू हमने बोल दिया T cos थीटा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें निकालने आ गया कि व्हाट इज द एंगल थीटा, ठीक है। या बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जा सकते हैं। वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है पहले क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को। 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट, T से T कैंसिल हो जाएगी और sin बाई cos क्या हो जाएगी, tan थीटा आ जाएगी। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये क्या है, ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको Fe से भी लिख सकते हैं। और ये वाली जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम Fg से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Fe अपॉन Fg भी लिखी जा सकती है, या इसी को हम Fe को क्या लिख सकते हैं, KQ स्क्वायर बाई x स्क्वायर, और ये हो जाएगी अपॉन mg हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा, कि tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी Fe अपॉन Fg, या यहाँ से हम जो है वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं कि KQ स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगी x स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगी, mg हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए एंगल सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बात तो ये आगे थीटा की वैल्यू इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर मान लो हमें निकालनी है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी, उसकी वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं।
तो अगर जब इन दोनों इक्वेशन को आप स्क्वायर करके ऐड करने वाले हो तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी और इधर हो जाएगी टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं एडिंग 1 and 2 by squaring them, तो ये क्या हो जाएगा, मैं उसको इधर लिख रहा हूं, तो दिस विल बी टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगी टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसको मैं एफ ई बोल दे रहा हूँ और इसको एफ जी बोल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका दोनों तरफ स्क्वायर होगी तो ये हो जाएगी एफ ई स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर, लास्ट में वैल्यू भी रख सकते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितनी होती है, थीटा 1 हो जाती है, तो ये आपका 1 हो जाएगा और टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एफ ई स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेंशन की वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगी रूट एफ ई स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर हो जाएगी। कहीं ना कहीं इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेंशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दो पार्ट यहाँ पे हमने सॉल्व किया है कि एक तो ये थीटा की वैल्यू कितनी है, मान लो अपने से पूछा है एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग, तो अगर थीटा यहाँ से आ जाती है तो आसानी से क्या कर देंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग, तो ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए कि स्ट्रिंग वर्टिकल से कितनी एंगल बना रही है तो दे आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एंगल थीटा, तो ठीक है ना, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, पहले निकाल लिया थीटा और फिर निकाल लिया यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकालिए। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स एफ ई अपॉन एफ जी। तो एग्जैक्टली जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं डायरेक्टली जो है tan थीटा की इस वैल्यू का स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। टेंशन की वैल्यू आ गई, ये सारे फोर्सेस आ गए और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई वो आ गई tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एफ जी, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें ये देख सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम हो गई, वेरी वेरी लेस, तो फिर x इन पे पाई जाने वाली जो चार्ज है q और जो इनके बीच की सेपरेशन है विच इज x, उनके बीच में क्या रिलेशन होगी, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब क्वेश्चन की वैरायटी यहाँ पे बहुत सारी बन सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए और डायग्राम कंप्लीटली समझाना चाहिए। अगर मान लो ये थीटा बहुत कम हो जाएगी तो इसकी डायग्राम कैसी बन सकती है, मान लो ये वर्टिकल लाइन में बना रहा हूँ, तो ये वर्टिकल लाइन तो आपकी ऐसी हो गई, ठीक है। और ये बॉल थी, तो जब एंगल कम हो जाएगी आप खुद सोचो, तो ये ऐसी कुछ बन जाएगी, ये ऐसी बनेगी, मैं तभी एंगल ज्यादा बनाया हूँ, ये थीटा ये है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग की लेंथ थी L, तो अगर एंगल बहुत कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ये वाली लाइन जो है बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगी। तो उस केस में अगर ये L थी तो इसको भी L बोल सकते हैं। और पूरी सेपरेशन अगर x थी तो अगर ये सेपरेशन को अगर मुझे बोलना होगा तो x/2 बोल सकते हैं और इस सेपरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, x/2 बोल सकते हैं। मैं अभी इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये सेपरेशन कितनी है, ये वाली इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x/2। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं x/2 लिख दे रहा हूँ और ये आपका थीटा हो गया। तो यहाँ से जो एक tan थीटा की वैल्यू आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये L थी, बट थीटा वेरी वेरी स्मॉल है, तो इसको भी L बोल सकते हैं। इस केस में नहीं बोल सकते हैं, थीटा यहाँ पे काफी अप्रिशिएबल है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। आपको ये सारे रिजल्ट्स याद नहीं होने चाहिए और याद कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट फोकस करें तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर हो जाएगी x/2 और बेस हो जाएगी L। तो यहाँ से tan थीटा की एक और वैल्यू आ गई, इसको मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। और पहले से tan थीटा की एक वैल्यू आई हुई है, तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को tan थीटा को आपस में इक्वेट करने वाले हैं। तो यहाँ से tan थीटा, या मैं सीधा इक्वेट कर रहा हूँ, तो हो जाएगी कितनी, एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल्स टू x अपॉन 2L, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन नीट में आ चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एफ ई, अब एफ ई की वैल्यू रख लेंगे क्योंकि हमें चार्ज का रिलेशन चाहिए x के फॉर्म में, तो चार्ज कहीं ना कहीं एफ ई में पता है, तो एफ ई हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या थी, उनके बीच में लगने वाली फोर्स थी एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस थी x, इनके बीच में सेपरेशन कितनी थी, x थी, तो ये एफ ई थी के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और एफ जी क्या थी, एम जी थी, तो इसको ऐसे कर दिया और ये हो गया x/2L। तो हमें x और q में रिलेशन चाहिए, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को उधर लेकर जा रहा हूँ तो x क्यूब हो जाएगी और ये 2L को उधर लेकर जाओ तो फिर ये हो जाएगी यहाँ से
देखते रहेंगे ध्यान से, तो ये आपकी हो जाएगी KQ स्क्वायर साथ में 2L, ये 2L, और ये आपका नीचे जो है वो mg है, ठीक है, और इधर हो गया आपका x क्यूब हो गया। थोड़ा फोकस बनाए रखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी चीज जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या क्या है? तो कांस्टेंट यहाँ पे आपका तो है एक ये k भी कांस्टेंट है, 2L पूरी स्ट्रिंग की लेंथ भी कांस्टेंट है, ये भी पूरी कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं क्यू स्क्वायर जो है मैं बोल सकता हूँ कि प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स क्यूब के। तो यहाँ दोनों जगह क्या कर ले, दोनों साइड क्यूब रूट ले लेते हैं। तो क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगी? एक्स क्यूब की पावर क्या हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। एक्स की क्यूब रूट लोगे 1/3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये इनके बीच की रिलेशन हो जाएगी। लेकिन ये रिलेशन की कंडीशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तब होगी जब इफ थीटा इज, मैं लिख दे रहा हूँ, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल नहीं होगी तो फिर हम इस लेंथ को L के इक्वल कर ही नहीं सकते हैं। तो वेरी वेरी स्मॉल बोला है तब जाके मतलब एंगल बिटवीन द वर्टिकल एंड स्ट्रिंग इज वेरी वेरी लेस। तो उस केस में जो है चार्ज और x के बीच में ये रिलेशन आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को ना आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे ये बोल सकते हैं कि चार्ज लीकेज का रेट क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये x है, सेपरेशन है, इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। और जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है, जो कि हम आगे चल के क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे भी। क्लियर? लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सस्पेंडेड बॉल सिस्टम, ठीक है। तो सस्पेंडेड बॉल सिस्टम में वी हैव डिस्कस्ड कि हमें बॉल को इक्विलिब्रियम में लाना होता है। और इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम जानते हैं, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि स्ट्रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस होती है जो कि T होती है एंड दैट इज अवे फ्रॉम द बॉडी। और यहाँ पे एक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है विच इज mg। और इस टेंशन की जो है दो कंपोनेंट हो जाएगी, एक कंपोनेंट ये होगी और दूसरी कंपोनेंट ये हो जाएगी। दिस इज थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगी। और अगर ये T है तो फिर ये हो जाएगी T cos थीटा और ये हो जाएगी T sin थीटा। नाउ दिस टू बॉल्स, इनके पास चार्ज है Q, लाइक चार्जेस हैं। तो ये वाली बॉल जो है इस बॉल को क्या करेगी? रिपेल करेगी इस फोर्स से, KQ स्क्वायर अपॉन इनके बीच की सेपरेशन कितनी है? x, तो ये हो जाएगी x स्क्वायर। तो इस वाले बॉल पे चार फोर्सेस लग रही हैं, एक T cos थीटा जिसको mg बैलेंस करने वाली है, एक T sin थीटा जिसको ये फोर्स बैलेंस करने वाली है। तो जब इन दोनों फोर्सेस को आपस में बैलेंस करते हैं तो जो इक्वेशन हमें मिलती है दैट इज tan थीटा, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, और ये आ जाती है Fe अपॉन mg। Fe क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कितनी है? KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन mg इज द tan थीटा। और अगर हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में अगर टेंशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों फोर्सेस के जो बैलेंस करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। लाइक दिस इज T cos थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू mg। और यहाँ से T sin थीटा जो हो जाएगी वो हो जाएगी किसके इक्वल? KQ स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे? स्क्वायर करके ऐड करने वाले। तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी? T इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगी Fe स्क्वायर प्लस Fg स्क्वायर। मैं इस mg को Fg बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगी टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये सारी चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद जो है इस पे बेस लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, टू पीच बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज r. Now the string are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now becomes. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एग्जैक्टली जो है सस्पेंडेड बॉल सिस्टम पे ही बेस ये क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि फिर से स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हमें पहले से पता है tan थीटा की इक्वेशन क्या होती है और tan थीटा की इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं वो इक्वेशन होती है जो कि अभी डेवलप किया, वो होती है tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो Fe अपॉन Fg आई थी। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग tan थीटा यहाँ पे ढूंढना है। सपोज दिस इज थीटा, तो इस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। ठीक है,
ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगी इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि अगर ये पूरी r है तो ये कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा r/2, ठीक है। और उसके बाद इस ट्रायंगल में हमें tan थीटा सॉल्व करना चाहिए, तो ये tan थीटा आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज r/2 अपॉन ये y हो जाएगी, ये हो गई, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लेते हैं पहले। तो यहां से इक्वेट अगर करेंगे तो Fe की वैल्यू हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है, जो कि अभी हमने निकाला था कितना, kq²/x², और साथ में नीचे ये क्या है, mg, तो ये mg लिख दिया और इसको इस tan थीटा से इक्वल कर दिया। दोनों की वैल्यू tan थीटा ही है, तो हमने दोनों को क्या कर दिया है, इक्वेट कर दिया है, और ये वैल्यू आई है r/2yi है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, mg कांस्टेंट है, यहाँ पे k कांस्टेंट है, सब कुछ q भी कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें y और r रिलेशन देखना है। तो y और r रिलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपका x² हो गया, ये r हो गया, और r जो है यहाँ पे सेपरेशन है। तो क्लियरली ये जो है r सेपरेशन थी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या माना हुआ था, x माना हुआ था, ठीक है। तो ये जो है आपका x² और ये r एक्चुअली जो है सेम ही है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको r² लिख सकते हैं, क्योंकि सेपरेशन उस वाले पार्ट में ये x थी एंड इस क्वेश्चन में r है। तो यहाँ पे हमने r² कर दिया और साथ में ये mg, ये आ गई वैल्यू। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे इसको तो r² और ये r कितनी हो जाएगी, r³ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं r³ हो गई और r³ और ये सब कुछ कांस्टेंट है और ये y इधर जाएगी। तो कहीं ना कहीं r³ जो है y के प्रोपोर्शनल आ रही है, यहाँ से देख सकते हैं। बाकी सारी चीजें जो है ना, बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट है। लाइक यहाँ पे देख सकते हो k कांस्टेंट है, बॉल्स पे चार्ज जो है वो भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, आपका m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं r³ इज प्रोपोर्शनल टू y आ गई है। तो ये रिलेशन जो है इंपॉर्टेंट था। ये रिलेशन आते ही अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि अब जो है आपका जो क्लैम्प्ड है वो आधी हाइट पे की गई है। तुम खुद सोचो, इस ट्रायंगल में जो है आपका ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था। तो परपेंडिकुलर में तो कोई चेंज नहीं आ रही, फिर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो r/2 ही होगी। लेकिन बताओ बेस क्या हो गई है, बेस जो है वो आधी हो गई है, मतलब पहले y थी तो अब कितनी हो गई है, y/2 हो गई है। तो क्लियरली यहाँ से बोल सकते हैं कि r³ जो है y के प्रोपोर्शनल है। तो फिर इस केस में यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि r³ जो है y के प्रोपोर्शनल है। तो जो न्यू सेपरेशन है तो उस न्यू सेपरेशन को r' बोल दिया और क्यूब उसकी जो है y/2 के प्रोपोर्शनल होगी, y/2 की प्रोपोर्शनल होगी। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है r' की वैल्यू चाहिए r के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो फिर वी विल गेट दिस C एज द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर दिया, tan थीटा को हमने कंपेयर किया और फिर जो फिगर में जो tan थीटा शिफ्ट हो रही थी, y जो है y/2 हो गई है। तो उस केस में हमने क्या किया, फिर से जो है इस रिलेशन का इस्तेमाल कर लिया कि पहले जो है y थी और अब कितनी हो गई है, y/2 हो गई है। तो उसकी 2 की क्यूब रूट हो जाएगी, मतलब 2⁻⁴ हो जाएगी r के फॉर्म में। तो वो हो जाएगी यहाँ पे रिलेशन इनके बीच का। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सस्पेंडेड बॉल सिस्टम। आगे चल के हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखें इधर सस्पेंडेड बॉल सिस्टम में लाइक क्वेश्चन के बाद जो है यहाँ पे एक और केस लेते हैं हम लोग। केस ये है, अभी सो फार जो क्वेश्चन में दोनों बॉल्स पे चार्ज जो थे वो क्यू थी, यहाँ भी क्यू थी, आइडेंटिकल बॉल्स से, मास भी उनकी mm है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में क्या करूं, यहाँ पे अगर सपोज हमें गिवन है कि चार्जेस जो है, इसकी चार्ज Q1 है और इसकी चार्ज Q2 है, और क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि Q1 जो है वो Q2 से ग्रेटर है, तो फिर एंगल जो सब्सटेंड हो रही है, जो कि थीटा, अभी थीटा नहीं होगी, मान लो इसको हमने बोल दिया अल्फा और इस वाले एंगल को बोल दिया बीटा। तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगी, ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, फिर से जो है tan थीटा की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थी उसको हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। tan थीटा थी FE/FG और FE के लिए हम क्या लिखे थे, KQ² इनके बीच की सेपरेशन जो कि यहाँ पे x है तो x² हो गई और नीचे हो जाएगी mg हो जाएगी।
ये आपकी tan थीटा की वैल्यू आ गई। देखो इस वाले फॉर्मूले से ना बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब tan थीटा की वैल्यू आई है kq² बाई x² इंटू mg। अब हमें बोला गया है कि चार्जेस जो है चेंज कर दिए गए हैं। तो अगर चार्जेस चेंज कर दिए गए हैं तो यहाँ पे इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स होगी, ठीक है, वो क्या होगी बताओ। अगर मैं यहाँ पे tan अल्फा निकालना शुरू करूं, जो कि ये वाली एंगल है, ये वाली बॉल ने वर्टिकल से जो एंगल बनाया उसको अल्फा बोला हुआ है, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई k। अब चार्जेस q1 q2 है तो उन्हें बोल दिया कि ये q1 q2 है अपॉन ये हो गया, उनके बीच की सेपरेशन अभी भी x है तो x² हो गई, और मासेस जो कि उनके अभी भी m है तो आइडेंटिकल मास है, तो मास चेंज नहीं की गई है तो यहाँ पर रख दिया mg। अब अगर मैं tan बीटा की वैल्यू रखूं तो फिर इनको हम आपस में कंपेयर कर पाएंगे कि अल्फा और बीटा में क्या जो है वो रिलेशन आएगी। अब बताओ बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये वाली बॉल जो वर्टिकल से एंगल बना रही है इसको हमने बीटा बोल दिया। अब बीटा की जो के लिए जो ट्रायंगल होगी वो हो जाएगी tan बीटा इज इक्वल्स टू फिर से वही FE अपॉन FG। FE क्या होती है तो K फिर से K1 Q2 अपॉन के बीच की सेपरेशन और साथ में हो जाएगी नीचे mg हो जाएगी। अब आप क्लियर देख सकते हो कि क्या इन दोनों में कोई फर्क है, क्या नहीं है। तो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, दोनों सेम है। और जब दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ से क्लियरली हम बोल सकते हैं कि अल्फा जो है वो किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल हो जाएगी। इस केस में ये रिलेशन आ जाएगी। अगर चार्जेस जो है वो अगर चार्जेस जो है Q1 Q2 अगर डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब Q है, अब Q1 Q2 हो गई और यहाँ पे गिवन है कंडीशन की Q1 जो है Q2 से ज्यादा है, तो उस केस में जो है एंगल विल नॉट चेंज, मतलब दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में क्या करता हूँ, मासेस को भी चेंज कर दूं, मान लो चार्ज तो चेंज हो गई लेकिन चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ा एंगल पे, लेकिन अगर यहाँ पे मैं मास को चेंज कर दूं, सपोज इसकी मास को हमने बोल दिया m1 है और इसकी मास को हमने बोल दिया m2 है, और यहाँ पे हमने बोल दिया कि m1 जो है वो m2 से ग्रेटर है, तो क्या इस केस में क्या अल्फा और बीटा इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, और अगर अनइक्वल होंगे तो उनके बीच में क्या रिलेशन आएगी। तो उस केस में तो क्या करना चाहिए, फिर से हमें tan अल्फा tan बीटा का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो फिर से देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे tan अल्फा के लिए अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो फिर से आ जाएगी कि Fe तो चेंज नहीं होगी क्योंकि Fe में चार्ज के प्रोडक्ट होते हैं और चार्ज के प्रोडक्ट इसके लिए भी वही होगी जो इसके लिए होगी, तो Fe विल नॉट चेंज, तो Fe विल नॉट चेंज। लेकिन Fg जो है वहां पे है वो mg है, और इस अल्फा के लिए अब मास कितनी हो गई, m1 हो गई, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए m1 इंटू जी लिखना चाहिए, और ये आ जाएगी अल्फा। और अगर मैं tan बीटा के लिए लिखूं तो tan बीटा हो जाएगी Fe जो कि सेम होगी दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पे हो जाएगी m2 इंटू जी। आप खुद देख सकते हो मास के एंगल जो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एंगल अगर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब जिसकी मास ज्यादा होगी उसकी एंगल कम होगी। अब मास किसकी ज्यादा है, मास जो है इस वाले बॉल की ज्यादा है जो कि m1 ज्यादा है, तो फिर इसके द्वारा बनाई गई एंगल जो कि अल्फा है वो क्या होगी, कम होगी, तो अल्फा लेस होगी बीटा से, या मैं बोल सकता हूं कि बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, अल्फा और बीटा में रिलेशन निकाल लिया। अगर बॉल्स पे चार्ज को चेंज करें तो फिर वो जो है इट विल नॉट अफेक्ट द एंगल बिटवीन देम, लेकिन अगर मास को चेंज करें तो मास विल अफेक्ट, और जिसकी मास कम तो मास पे देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसके लिए एंगल क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम केसेस डिस्कस कर सकते हैं। मान लो इसी सिस्टम को एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इसी सिस्टम को हमने क्या किया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे लेकर चले गए। तो हमें पता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जी की वैल्यू जैसे ही 0 हो जाएगी तो आप खुद देख सकते हो कि tan थीटा की वैल्यू क्या आती है। फिर tan थीटा देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसी को बार बार यूज कर रहे हैं, वो हो गई Fe अपॉन mg। अब यहाँ पे g 0 होते ही समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी, और tan थीटा की वैल्यू अगर इनफिनाइट आ रही है इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी, 90 डिग्री। और बताओ 90 डिग्री यहाँ पे कब बनेगा, जब ये स्ट्रिंग कहाँ जाएगी, ऐसे चली जाएगी, तभी तो ये 90 बनेगी। देखो ये 90 जो है तभी बनेगी ऐसे। अब ये स्ट्रिंग भी कहाँ चली जाएगी, ऐसे जाएगी, तो ये भी 90 बन जाएगी। मतलब अगर इस सिस्टम को आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर लेकर जाएं तो फिर बता दो ये दोनों स्ट्रिंग के बीच जो एंगल बनेगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 180 डिग्री, हो जाएगी 180 डिग्री हो जाएगी। और अगर हमसे पूछा जाए कि उस टाइम पे दोनों बॉल्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे बॉल भी तो अटैच्ड है,
ये बॉल है और ये बॉल है, और इनके बीच की इस पे चार्ज कितनी है, तो इस पे चार्ज क्यू है और इस पे भी चार्ज क्या है, क्यू है इनिशियल वाले पार्ट में। तो अगर चार्जेस क्यू है और बता दो ये स्ट्रिंग की क्या है, लेंथ है जो कि कितनी थी, L थी, तो ये L हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो इनके बीच की सेपरेशन बताओ कितनी हो जाएगी, 2L, और चार्जेस कितनी है, Q और Q। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, तो जब भी कभी हमें फोर्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो है ये हम कर देते हैं K Q² और उनके बीच की सेपरेशन इस पर 2L है, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगी न्यू फोर्स। जब हम आर्टिफिशियल सॉलिड प्ले कर जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी KQ²/4L²। इस तरह से बहुत सारे केसेस, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम जो है सस्पेंडेड बॉल सिस्टम पे देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें तो एक डायग्राम ध्यान रखना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड 2 इक्वेशन आए हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। tan थीटा इक्वल्स टू FE/FG, और दूसरी टेंशन निकालने के लिए √FE² + FG²। ये 2 फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए। और बाकी डायग्राम अगर आपको क्लियर होगा, तभी जैसे क्वेश्चन कराया था, एक क्वेश्चन जहाँ पे क्लैंप कर गई थी बीच में, तो वहाँ पे हमें फॉर्मूले से भी जो है ज़्यादा जो है हेल्प नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमें वहां पे डायग्राम को यूज करके थीटा निकालनी पड़ रही थी। ठीक है, तो उस केस में ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं सस्पेंडेड बॉल सिस्टम पे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसी में इलेक्ट्रोस्टैट में ही ये क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। अब जो है हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज। अब किसी भी सिस्टम, अभी जो है हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा सस्पेंडेड बॉल सिस्टम का, वो इक्विलिब्रियम का ही केस था। इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में करना है तो उस पे नेट फोर्स को 0 कर देते हैं, नेट फोर्स को 0 कर देते हैं। और नेट फोर्स 0 करने के लिए हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से फोर्सेस उस बॉडी पे लग रही है या चार्ज पे लग रही है। फिर हम क्या करते हैं कि अगर 2 फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों फोर्सेस अगर इक्वल और अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और सिस्टम किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, जो इक्विलिब्रियम का बेसिक कंसेप्ट होता है। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पे एक केस लिया है, Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस। यहाँ देखें, यहाँ पे अब ये Q1 Q2 लाइक चार्जेस है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको इक्विलिब्रियम में लाना है। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमने क्या किया मैं एक यहाँ पे सपोज टेस्ट चार्ज लेकर आया जो कि Q है। अब ये वाली चार्ज जो है Q1, इस वाले चार्ज को, दोनों पॉजिटिव नेचर के चार्ज हैं, तो ये वाली चार्ज इसको क्या करेगी, इधर रिपेल करेगी, पता है हमें। अब ये वाली चार्ज भी कैसी है, पॉजिटिव है, और ये वाली चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये वाली चार्ज इसको क्या करेगी, इधर रिपेल करेगी। क्लियरली देख सकते हो कि ये वाली चार्ज इसको इधर रिपेल कर रही है और ये वाली चार्ज इसको इधर रिपेल कर रही है, तो दोनों फोर्सेस अपोजिट तो हैं। अगर इक्वल भी हो जाएं तो उस केस में ये सिस्टम किस में आ जाएगी, ये पॉइंट चार्ज किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम का बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना चाहिए कि इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि फॉर्मूले जो है लर्न करेंगे ज्यादा इफेक्टिव होंगे नहीं यहाँ पे। क्या कि जैसे मान लो इस इनके बीच के डिस्टेंस r है, तो हमने बोल दिया कि Q1 से ये स्मॉल q चार्ज की डिस्टेंस x है, तो ये अपने आप कितनी हो जाएगी, r - x हो जाएगी। अब हमें पता है कि Q1 से x डिस्टेंस पे ये स्मॉल q चार्ज है, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स बताओ कितनी हो जाएगी, K Q1 Q अपॉन सेपरेशन कितनी है, x, तो x का हो जाएगा स्क्वायर। अब जो है, और अच्छा ये वाली फोर्स जो है इधर लग रही है, टुवर्ड्स राइट, इधर लग रही है, रिपल्सिव फोर्स है। अब ये वाली चार्ज जो Q1 है, इस वाले चार्ज पे इधर फोर्स लगाए, क्योंकि ये भी दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है, r - x है, तो फोर्स को कितनी लगेगी, K Q2 Q अपॉन r - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाली फोर्स जो है क्लियरली देख सकते हैं वो किधर लग रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट लग रही है। तो यहाँ पे ना पहले मेक श्योर कर लेंगे कि क्या दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं है। अगर फोर्सेस अपोजिट नहीं है तो कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं होगी, सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे हम क्या करें, पहले तो देख लिया कि अपोजिट है, अब इनको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर दें, और यही हमारा बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम का। क्या हो गया, तो ये इसको, इन दोनों फोर्सेस को हमने इक्वल कर दिया, K Q2 Q अपॉन r - x का होल स्क्वायर। बस इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगी, जो चार्ज लेकर आया है कोई इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, K से K भी कैंसिल हो जाएगी, और Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू हो जाएगी, इसको मैं x स्क्वायर को उधर लेकर जा रहा हूँ, तो x स्क्वायर अपॉन
आर माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर हो गया। अब दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट Q1 अपॉन रूट Q2 और इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगी और ये हो जाएगी x अपॉन आर माइनस एक्स हो जाएगी। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है कि भाई इस वाले Q1 चार्ज से इस चार्ज को कितने दूरी पे रखें कि ये सिस्टम जो है, ये वाली जो है चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए। मतलब कहीं ना कहीं हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट Q1 R माइनस अंडर रूट Q1 X इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट Q2 X हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होकर। अब इसको इधर लेकर जाते हैं, x कॉमन हो जाएगी तो रूट Q1 प्लस Q2 आ जाएगी और उसको नीचे लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू यहाँ से आने वाली हो जाएगी रूट Q1 R अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 और ये आ गई x की वैल्यू। तो x जो है ना, ये दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम द Q1 चार्ज, इस वाले स्मॉल चार्ज की, मतलब टेस्ट चार्ज की। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में हमें यहाँ से अगर पूछता है, ठीक है, ये आपका Q2 है, तो अगर यहाँ से पूछता है डिस्टेंस तो उस केस में हम क्या करेंगे, x आ चुकी है, r हमें पहले से पता थी, तो r से x को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको तो स्मार्टली जो है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि, और ये देखिए फॉर्मूला आ गया x की वैल्यू, लेकिन इस फॉर्मूले को याद करके क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है कि सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, या जिस चार्ज को इक्विलिब्रियम में करना है उस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों फोर्सेस निकालेंगे और अगर अपोजिट होंगे तभी आगे कैलकुलेट करेंगे। अगर अपोजिट नहीं है तो आगे कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं। बताओ क्या दो फोर्सेस कभी सेम डायरेक्शन में लग के नेट फोर्स 0 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट तो यही होता है कि दोनों फोर्सेस को अपोजिट डायरेक्शन में देखना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तभी आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे और इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका केस 1। अब जो है केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 में यह है आपका Q1 Q2 R अनलाइक चार्जेस। मतलब अनलाइक का मतलब क्या हुआ, Q1 अगर पॉजिटिव है तो Q2 क्या है, नेगेटिव है। तो इस केस में सेम कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है इलेक्ट्रोस्टैट का वन ऑफ द मोस्ट बेसिक और मोस्ट क्रूशियल कंसेप्ट है पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मान लो फिर से सेम कंसेप्ट लगाते हैं कि आपका ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया Q1, एक चार्ज हो गई Q2, ठीक है, और इनके बीच की सेपरेशन फिर से वही ले रहा हूं R। अब देखो ये है पॉजिटिव चार्ज है और इसको मैं नेगेटिव ले रहा हूं। अब जो है अगर मान लो उसी चीज को कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे ना तो फिर गलत हो जाएगी। हमने जो बेसिक कंसेप्ट में फोकस कर रहा हूं वो ये है कि सबसे पहले हमें ऐसे पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रख के चेक करना चाहिए। जैसे मान लो मैं एक टेस्ट चार्ज को यहां रख दिया, सपोज ये टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू Q है। अब तुम बताओ ये वाली चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाली चार्ज इसको इधर रिपेल करेगी। कितने फोर्स से करेगी, मान लो इसकी सेपरेशन पूरी है R और इसकी डिस्टेंस हमने बोल दिया कि जो है आपका ये x हो गया, ठीक है, और ये पूरी सेपरेशन यहां से यहां तक कितनी है, वो R है, ठीक है। तो ये अपने आप कितनी हो जाएगी, R। अब देखते हैं केस 2 जहां पे है Q1 Q2 जो है अनलाइक चार्जेस हैं, तो कैसे हम इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं उसको देखना है। तो बार बार जो है हमें क्या करना है, फोकस करना है बेसिक कंसेप्ट पे। लाइक यहाँ पे Q1 Q2 अनलाइक चार्जेस हैं, तो इनके बीच का सेपरेशन फिर से हमने R ले लिया है, ये सेपरेशन है, ये चार्ज Q2 है। अब चार्जेस जो है अनलाइक चार्जेस है, तो अगर इसको हमने पॉजिटिव बोल दिया तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब हमें इक्विलिब्रियम की बात करनी है, तो इस लाइन को थोड़ा और शिफ्ट कर दिया है। अब अगर मैं कोई चार्ज लेकर आता हूं, सपोज हमने एक चार्ज यहां पे प्लेस कर दिया Q चार्ज। अब मुझे कैलकुलेट करने से पहले इस चीज का मेक श्योर करना है कि इस पे लगने वाली इन दोनों चार्ज की वजह से क्या फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन है कि नहीं, तभी आगे कैलकुलेट करना, वरना कोई मतलब नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये वाली चार्ज जो कि पॉजिटिव है Q1 और ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाली चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाएगी, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगी, और होगी कितनी, तो हो जाएगी K Q1 Q अपॉन, और ये सेपरेशन, देखो ये सेपरेशन R ये है गिवन, R इन दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन गिवन थी। तो अगर इस सेपरेशन को हमने X बोल दिया, ये और इस बॉल के बीच में, तो ये अपने आप हो जाएगी R माइनस X हो जाएगी, ठीक है।
अब ये वाली चार्ज तो इस वाले चार्ज को इधर रिपेल कर रही है, लेकिन ये वाली चार्ज बीइंग नेगेटिव चार्ज इस वाले चार्ज को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकती है, और कोई भी चार्ज को अगर मैं इधर रखता हूं इन बिटवीन इन चार्जेस के, तो कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगी। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इस चार्ज को, इस क्यू चार्ज को हमने यहाँ रख दिया, क्यू को। अब यहां से Q1 चार्ज से सेपरेशन इसको ले लिया, सपोज ये ले लिया, x ले लिया इसको। अब तो इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस x हो जाएगी। अब हमें देखना पड़ेगा कि Q1 चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाली चार्ज इसको इधर रिपेल करेगी। ठीक है, किस फोर्स से, तो इस फोर्स से रिपेल करेगी, k Q1Q अपॉन उनके बीच की सेपरेशन वो है x स्क्वायर। अब ये वाली चार्ज जो है नेगेटिव है और इस वाले चार्ज को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इधर फोर्स लगाएगी। क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट है और होगी कितने फोर्स अट्रैक्ट करेगी, तो वो अट्रैक्ट करेगी k Q2Q अपॉन सेपरेशन हो जाएगी r प्लस एक्स, तो दिस विल बी r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और अगर अपोजिट है तो उनको आपस में क्या कर दें, इक्वल कर दें, और फिर इसको आगे सॉल्व कर दें, तो विल गेट द वैल्यू फॉर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो k q कैंसिल हो गई, और यहाँ से फिर से Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन, बस यहाँ पे इस बार r प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट लेने पे ये हो जाएगी रूट Q1 अपॉन रूट Q2 इज इक्वल्स टू हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा x अपॉन r प्लस एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रूट Q1 r प्लस रूट Q1 x इज इक्वल्स टू रूट Q2 x। इसको इधर लेकर जाएंगे तो इस पर Q1 Q2 रूट Q2 माइनस रूट Q1 हो जाएगी और x कॉमन हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इधर तो रूट Q1 r है और अपॉन इस बार हो जाएगी रूट Q2 माइनस रूट Q1। तो यहाँ पे रूट Q2 माइनस रूट Q1 शुड बी द वैल्यू ऑफ x। तो x की ये वैल्यू आ गई, मतलब x ये डिस्टेंस है जो कि इस चार्ज से इस चार्ज की डिस्टेंस है। अगर मान लो हमें क्वेश्चन में यहां से डिस्टेंस पूछी जाए, तो इस x में हम इस पूरे r को ऐड कर देंगे, तो फिर इस चार्ज से डिस्टेंस आ जाएगी जहां पे हम चार्ज को प्लेस करेंगे ताकि हमें इक्विलिब्रियम मिल सके। ठीक है, तो आपके ये दो केसेस हो गए। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि किसी भी सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में करना है तो उस पर नेट फोर्स को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है और कहीं भी इस चीज को यूज कर सकते हैं इक्विलिब्रियम का अगर क्वेश्चन हो तो। ठीक है, तो एक और केसेस देखते हैं। तो ये आपका हो गया केस 2। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन इस पर लिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि दो चार्जेस हैं 80 कूलम और 20 कूलम के चार्ज हैं 30 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे हैं, और मुझसे क्या पूछी गई, तो सबसे पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो इक्विलिब्रियम बताओ कहां पे मिलती है, इन बिटवीन मिलती है, कहीं कहीं बीच ही में मिलती है। तो मान लो हमने क्या कर दिया, ये यहाँ पे ये आपका पूरा डिस्टेंस जो है ये हो गया 30 सेंटीमीटर है। तो हमें मान लो यहाँ पे हमने इस चार्ज को रख दिया जो कि Q है, और इसकी वैल्यू मुझे डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली वही कंसेप्ट लगाना है कि ये वाली चार्ज जो है इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगी, ये वाली चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करेगी, और मान लो इस चार्ज 80 कूलम चार्ज से इस स्मॉल q चार्ज की डिस्टेंस जो है x है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, अपोजिट तो नहीं, तो बस दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट करके एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगी। तो क्या होगा बताओ, इस वाले 80 कूलम और इस q के बीच में फोर्स कितनी हो जाएगी, k 80 इंटू q अपॉन इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, x है, तो x का स्क्वायर हो गया। फिर ये वाली चार्ज इस पे फोर्स लगाएगी k 20 इंटू q अपॉन ये हो जाएगा आपका 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस इसी को आगे सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बार जस्टिफाई कर लेना है कि फोर्सेस अपोजिट हैं कि नहीं। अगर अपोजिट है तो दोनों फोर्स को कैलकुलेट करो और दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दें, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो आपका क्यू के क्यू कैंसिल हो गया और ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये इधर जाएगी, तो कहीं ना कहीं 4 इक्वल्स टू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 हो जाएगी और ये आपका x हो जाएगा,
और ये हो जाएगी 30 माइनस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 60 माइनस 2x। तो ये हो जाएगी 60 माइनस 2x इज इक्वल्स टू कितनी है x है। तो यहाँ से 60 इक्वल्स टू हो जाएगी 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब जो है इस चार्ज की डिस्टेंस इस वाले 80 कूलम चार्ज से हमने माना था x, तो यहाँ से इस चार्ज की दूरी जो है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे प्लेस की जाएगी, तब जाके ये चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में आएगी। या अगर क्वेश्चन यही होता कि 20 कूलम से कितनी डिस्टेंस होगी, तो अगर यहाँ से 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से कितनी होगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो उनके बीच की है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 80 कूलम चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज सिस्टम। अब यहाँ पे हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। मतलब देखो एक सिस्टम के लिए पहले यहाँ लिखा हुआ है कि सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन नेट फोर्स ऑन एवरी पॉइंट चार्ज इज 0। अब इसका मतलब क्या है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत फाइन लाइन है, इस पर फोकस करना जरूरी है। क्या है कि जब किसी पॉइंट चार्ज को इक्विलिब्रियम में करना है तो उस पर नेट फोर्स 0 करना होता है, लेकिन किसी पॉइंट चार्ज सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में करना है तो पॉइंट चार्ज सिस्टम के हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस यही है। तो डिफरेंस अगर है तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका एक केस गिवन है कि 2 इक्वल लाइक चार्जेस Q एंड Q आर प्लेस्ड। तो यहाँ पे आपका है ये प्लेस्ड एट R डिस्टेंस। तो पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इनको ऐसे लिखें कि दो चार्जेस हैं Q और Q, तो हमने इसको भी Q कर दिया और इसको भी Q कर दिया, और इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, तो इनकी सेपरेशन जो है वो R है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट एंड वेयर अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, मतलब थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करनी चाहिए ताकि इस पर क्या है, ताकि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में हो जाए। बता दो सिस्टम में पहले से कितनी चार्ज है, दो चार्ज है Q और Q। तो अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, इस पॉइंट को फोकस करें, तो सिस्टम के हर एक चार्ज पे, मतलब इस वाले चार्ज पे और इस वाले चार्ज पे क्या होनी चाहिए, नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना, हमें सबसे पहले जो है पूछा गया है कि एक चार्ज जो है कितनी चार्ज लाई जाए और कहाँ रखी जाए। अच्छा बता दो चार्ज लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर हम पहले से बात करें कि क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि बता दो क्या ये वाली चार्ज Q इस वाले चार्ज पे फोर्स लगा रही होगी, नहीं लगा रही होगी, बिल्कुल लगा रही होगी। कितनी लगा रही होगी, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और किधर लगा रही होगी, इधर लगा रही होगी। अब ये वाली चार्ज भी इस पे फोर्स किधर लगा रही होगी, इधर लगा रही होगी, इतनी ही लगा रही होगी। तो बता दो सिस्टम में दो चार्ज हैं Q और दोनों पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है और एक ही फोर्स लग रही है, तो क्या कभी भी नेट फोर्स 0 हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। नेट फोर्स को 0 करने के लिए एक और चार्ज लानी पड़ेगी जो इस पे क्या करे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए, तब जाके सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ पाएगी। जो बेसिक कंसेप्ट है उसको फोकस करो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ये पता कर लिया कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे फोकस करें सभी लोग। हमने क्या किया, ये आपका Q चार्ज है, तो एक चार्ज हमने लाया और उसकी वैल्यू अभी हमने कह दिया कि वो स्मॉल q है। अब किसी सिस्टम के किसी एक चार्ज को, देखो ये भी Q है और ये भी Q है, तो किसी एक चार्ज को हम पकड़ लेते हैं और उस पर हम नेट फोर्स निकालते हैं। बता दो ये वाली चार्ज, ध्यान से देखेंगे, ये वाली चार्ज इस वाली चार्ज पे जो फोर्स लगा रही थी वो रिपल्सिव फोर्स थी और इधर की तरफ थी, और कितनी थी, तो थी KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इतनी फोर्स जो है इधर लग रही है, टुवर्ड्स राइट लग रही है। अब देखना पड़ेगा कि बता दो इस वाले चार्ज पे पहले से एक फोर्स इसके कारण इधर लग रही है, टुवर्ड्स राइट। अब एक और फोर्स अगर लगे तो किधर लगनी चाहिए, टुवर्ड्स लेफ्ट लगनी चाहिए। तो टुवर्ड्स लेफ्ट लगने के लिए इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव होगी तभी इसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो अट्रैक्ट करने के लिए पहले तो ये क्लियर हो गया कि ये वाली चार्ज को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। अब कितना होना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, बता दो अगर ये आपका जो है दोनों चार्ज सेम है तो ये मिड पॉइंट पे रखी जाएगी। मतलब ये अगर R है पूरा तो ये कहां पे हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी R/2
और ये भी हो जाएगी r/2 और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो r हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बताओ ये वाली चार्ज स्मॉल q चार्ज इस वाले चार्ज q पे कितनी फोर्स लगाएगी, तो बताओ इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, r/2 और चार्जेस कितनी है, कैपिटल Q और स्मॉल q, तो लगा लेते हैं फॉर्मूला, तो हो जाएगी कितनी, तो k q अपॉन उनके बीच की सेपरेशन r/2 है, तो r/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये फोर्स किधर लग रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट लग रही है। क्लियरली देख सकते हैं कि इस वाले चार्ज पे ये वाली चार्ज ने इधर फोर्स लगाया जो कि इतनी है टुवर्ड्स राइट, और इस वाले चार्ज ने अगर ये नेगेटिव नहीं होगी, अगर पॉजिटिव होगी, तो ये भी इस पे फोर्स इधर ही लगाएगी और फिर से नेट फोर्स जीरो नॉन जीरो हो जाएगा, जीरो तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस चार्ज को पहले क्या बोल दिया कि ये नेगेटिव होगी। ठीक है, ये नेगेटिव होगी, ये कंसेप्ट से आ रहा है। अब कितनी वैल्यू होगी उसके लिए क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस को आपस में इक्वल कर देंगे तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन kq² इज इक्वल्स टू kqqq अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा r² और 4 ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो कैंसिल आउट में क्या हो जाएगा आपका, kq कैंसिल हो जाएगा, kq कैंसिल हो गया, r² से r² भी कैंसिल हो गया। बता दो यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई, q/4, और हमने क्या बोला कि ये कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब कहां पे प्लेस होगी, तो मिड पॉइंट पे प्लेस होगी। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अगर ये इनके बीच की सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर पर रखी जाएगी इन दोनों चार्ज से। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी, उसकी वैल्यू कितनी होगी और साइन क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होगी q/4। मतलब अगर ये वाली चार्ज अगर 60 कूलम है तो इसकी आंसर बताओ क्या हो जाएगी, -15 कूलम। क्यों, क्योंकि q/4 है, और q/4 का मतलब क्या हुआ, सिंपली q/4 का मतलब ये हुआ कि इस चार्ज की 1/4, तो ये चार्ज अगर मान लिया कि 60 कूलम है तो इसकी 1/4 मतलब 15 कूलम, और माइनस पहले बता दिया कि माइनस क्यों होगी, क्योंकि माइनस इसलिए होगी क्योंकि इस वाले चार्ज पे ऑलरेडी इस वाले चार्ज ने एक फोर्स राइट साइड लगाया था, तो हमें एक फोर्स लेफ्ट साइड चाहिए था। तो इस चार्ज को नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होगी तभी इसको अपने लेफ्ट साइड जो है उसको खींचेगी और नेट फोर्स जो है 0 हो जाएगी, और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो -q/4 होनी चाहिए। दिस विल बी द केस, और इस तरह से हम जो है इक्विलिब्रियम के केस को सॉल्व करेंगे। तो देखो फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, यहाँ पे काम क्या आएगा, कंसेप्ट काम आएगा। तो सिस्टम के लिए को इक्विलिब्रियम में करने के लिए क्या करना है, व्हेन नेट फोर्स ऑन एवरी पॉइंट चार्ज इज 0, मतलब सिस्टम के हर एक पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तब जो है हम उसको इक्विलिब्रियम में जो है सो कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया आपका वन ऑफ द केस। दूसरा जो है यहाँ पे देखें, एक और केस हमने लिया हुआ है कि फिर से पॉइंट चार्ज सिस्टम ही है, इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है। तो सबसे पहले इसको आसानी से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों, हर एक चार्ज एक के ऊपर फोर्स लगा रही है, और फोर्स जब लगाएगी तो नेट फोर्स 0 है ही नहीं, और नेट फोर्स 0 अगर नहीं है तो सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो देखो हमने क्या किया, सिस्टम के जो कंसेप्ट था वो क्या था कि सिस्टम के किसी भी एक पॉइंट चार्ज को पिक कर लें और उस पॉइंट चार्ज पे क्या करें, नेट फोर्स निकालें। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, जो बाकी बचे चार्ज है, देखो यहाँ पे चार्ज कितनी है, ध्यान से देखना, ये चार्ज है Q। अब इसके अलावा सिस्टम में मात्र ये 2 चार्ज है, ये तो अलग से रखी गई है चार्ज, ठीक है, ये 2 चार्ज है, और दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q है। बता दो ये वाली चार्ज Q इस वाले पे फोर्स किधर लगाएगी, इस वाले पे फोर्स जो है वो इधर लगाएगी, पता है हमें, रिपेल करेगी। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और कितने फोर्स से रिपेल करेगी, तो kq²/r², इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। दादो क्या ये वाली चार्ज इस वाले चार्ज को इधर फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी, कितनी, तो kq²/r² हो जाए, कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, देख सकते हो। तो इनके भी चार्जेस q है, सेपरेशन r है, यहाँ भी चार्जेस q है, सेपरेशन r है, तो ये दोनों फोर्सेस लग रहा है। ये दोनों फोर्सेस क्या इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं कि नहीं है, बिल्कुल है। और जब 2 फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होती है तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2F cos θ/2। और एक ऐसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यों, सब साइड r है, सब साइड सेम है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में
एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री, तो अगर ये 60 होगा तो फिर ये भी कितना होगा 60, और दोनों फोर्स के बीच के बताओ एंगल कितनी है 60, तो यहाँ पे 60 रख दे तो अपने आप रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि देखो ये दोनों फोर्सेस हैं। अब दोनों फोर्सेस की नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमने क्या किया 2F cos और 60/2 मतलब 30 हो जाएगी, और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा 2F इंटू √3/2, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी √3F। अब इसको हम कैसे आगे इस्तेमाल करेंगे, तो हमने एक चीज क्लियर कर दिया कि इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 नहीं है, अगर नहीं है तो मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए फिर क्या करना होगा बताओ। जैसे यहाँ पे हमने किया था कि इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमने क्या किया था कि पहले नेट फोर्स निकाला, और उतने ही नेट फोर्स से अगर कोई पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगा दे तब जाके नेट फोर्स 0 आएगी। अब बता दो ये वाली चार्ज इस वाली चार्ज को अगर अपनी तरफ खींचे इतने ही फोर्स से, तो पहले तो खींचने के लिए इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव होना पड़ेगा, और फोर्स इनके बीच में कितनी होगी तो बता दो, इस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल 90 है, तो ये हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अगर इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में अगर फोर्स निकालना है तो ये सेपरेशन मालूम होनी चाहिए, और ये सेपरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये हमने क्या कर दिया, ये एंगल आपका कितना है, ये पूरा 60 था, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी इससे सेपरेशन है, और ये पूरी डिस्टेंस r थी, तो ये कितनी हो जाएगी r/2 हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, बताओ इस ट्रायंगल में बेस पता है हमें, और हमें क्या चाहिए हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस चाहिए तो बताओ क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे cos 30, और cos 30 होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि ये है जिसको मैं बोल दे रहा हूँ x बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और ये आपका हो जाएगा r/2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी r/√3 आ जाएगी, ये x की वैल्यू आ गई। अच्छा, x की वैल्यू हमने इसको निकाला है, ये x की वैल्यू है आपकी, क्योंकि किसी भी दो चार्ज के बीच में अगर फोर्स निकालनी हो तो उनके बीच का सेपरेशन पता होना चाहिए, और सेपरेशन कितनी है x, और x की वैल्यू i कितनी है r/√3। तो बता दो ये वाली चार्ज इस वाली चार्ज पे फोर्स कितनी लगाएगी, अगर ये नेगेटिव है तो अपनी तरफ खींचेगी, मतलब इधर फोर्स लगाएगी, और कितनी वैल्यू होगी तो ये हो जाएगी, इसकी चार्ज q है और इसकी चार्ज स्मॉल q है, तो हो जाएगी k अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस जो कि x है, और x की वैल्यू i है r/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बताओ ये फोर्स है, अब इधर से लगने वाली फोर्स और जो इनकी रिजल्टेंट आई थी, जो उनकी कहाँ होगी बिल्कुल बीच में होगी, और कितनी आई रिजल्टेंट √3F आई है, और F की वैल्यू कितनी है, तो F की वैल्यू है आपकी KQ²/r², तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे √3 इंटू KQ²/r², मतलब ये वाली फोर्स जो कि इतनी है, ये वाली फोर्स √3F, ठीक है, और इधर वाली फोर्स कितनी है इधर वाली, तो ये इतनी है, तो ये दोनों आपस में अगर इक्वल हो जाएंगे, और अपोजिट है कि नहीं है, देखो यहाँ पे क्लियरली अपोजिट भी है, और इक्वल कर देते हैं, तो इस वाले फोर्स को इक्वल कर देते हैं, कितनी आई थी √3KQ²/r², इनको आपस में इक्वल कर दिया। अच्छा, इक्वल करने के लिए पहले हमने यहाँ पे मेक श्योर किया है कि अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, तो अपोजिट है और इक्वल कर दिया, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा KQ कैंसिल आउट, और यहाँ से r/√3 का होल स्क्वायर है, तो r² और √3 ऊपर जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये पूरा जो है r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया 3Q इज इक्वल्स टू √3Q, तो हमें क्या चाहिए Q की वैल्यू चाहिए, तो ये कितनी आ जाएगी 3, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब Q/√3 आ जाएगा, और ये वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं होती है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी, अगर पॉजिटिव होगी तो ये भी क्या करेगी, इसको इधर रिपेल करेगी, और जब रिपेल करेगी तो नेट फोर्स कभी 0 होगी ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि जो यहाँ पे सेंटर पे जो चार्ज रखी जाएगी उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए -Q/√3 होनी चाहिए, तब जाकर ये पूरी सिस्टम किस में आ जाएगी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम में करने के लिए करना क्या है, सिर्फ ध्यान रखें, पहले सिस्टम के किसी एक चार्ज को पिक करें,
फिर सिस्टम के किसी एक चार्ज पे पहले बाकी बचे चार्ज के कारण, सिस्टम के बाकी बचे चार्ज के कारण नेट फोर्स निकाल लें। फिर जो है नेट फोर्स की रिजल्टेंट निकाल लिया, और रिजल्टेंट निकालने के बाद फिर उतने ही फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा देते हैं तब जाके नेट फोर्स 0 आएगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। और उसके लिए इस चार्ज का क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। इन दोनों को आपस में फोर्स निकाल कर और इक्वेट कर दिया तो क्यू की ये वैल्यू आ गई। मतलब चार्ज की इतनी वैल्यू अगर यहाँ पे प्लेस की जाएगी तब जाके ये पूरी सिस्टम क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द बॉडी और सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। पॉइंट चार्ज का इक्विलिब्रियम अलग है। पॉइंट चार्ज के इक्विलिब्रियम में क्या होता है, उस पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, लेकिन पॉइंट चार्ज सिस्टम में क्या करना होता है, सिस्टम के हर एक पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तभी जो है सिस्टम इक्विलिब्रियम में मानी जाएगी। क्लियर?